हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे चैप्टर। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आज हम लोगों को पढ़ना था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। आपने पढ़ा था रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें लंग्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ हैबिटेट्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लंग्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम लोग ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि मैमल्स में आता है। इसका मतलब मैमल्स में कौन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? लंग्स। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे एयर ह्यूमन में लंग्स तक पहुँचती है और वहाँ से फिर कैसे बाहर आती है, जो हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज, the process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells। तो यही जो एक्सचेंज है गैसेस एक्सचेंज O2 और CO2 का, वो कैसे लंग्स के द्वारा ह्यूमन में होता है वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको पढ़ना है रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे, क्योंकि जो एयर है एटमॉस्फेयर से आएगी हमारे बॉडी में, तो बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? लंग्स है। तो लंग्स तक एयर जाएगी और जो सेल में प्रोड्यूस है CO2 वो लंग्स में आके फिर वापस जाएगी। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी पाथवे में हमको यही देखना है। अगर हम एयर को पहले इनसाइड लेना चाहें, अंदर लेना चाहें, तो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? नोज से लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोज की जो हमारी ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, या इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो एयर यहाँ से इंटर करेगी। अब आगे एयर कैसे बढ़ेगी वो हम लोगों को देखना है रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में सबसे पहले एयर आएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर आगे बढ़ेगी नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज के थ्रू ये जाके ओपन होगी नेजल चैम्बर में। तो एयर सबसे पहले आएगी कहाँ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यहाँ से, फिर जाएगी नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ? नेजल चैम्बर में। और जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर आगे जाके ओपन होता है फेरिंग्स में। लेकिन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया है फेरिंग्स के 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो याद रखना, उसके बाद ये जो नेजल चैम्बर से जाके ओपन होगा नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स के बाद आती है, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रैकिया। लेकिन याद रखना, ट्रैकिया की जो ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के जस्ट नीचे कौन होता है? लैरिंग्स। याद है, हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो नेजोफेरिंग्स से होता हुआ एयर कहाँ पर जाएगी? लैरिंग्स में। याद रखिएगा, जो लैरिंग्स है ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, 9 कार्टिलेज का बना होता है। 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, नंबर में 9 कार्टिलेज होते हैं। 4 टाइप्स में 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। तो 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है लैरिंग्स। ये हमारी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग नाम देते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। तो ग्लॉटिस, अगर आपने याद हो, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था माउथ, ये आपने पढ़ा था क्या? नॉस्ट्रिल। एक बार फिर से आपको बताते हैं, आपने पढ़ा था नॉस्ट्रिल, ये आपने पढ़ा था नेजल चैम्बर, यहां पर आपने पढ़ा था फेरिंग्स, ये आपने पढ़ा था फेरिंग्स। और फेरिंग्स के 3 पार्ट आपने पढ़ा था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अच्छा, उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था, ये कौन है? ईसोफेगस,
इसोफेगस। ये आपने पढ़ा था क्या, ये आपने पढ़ा था ट्रैकिया, ये आपने पढ़ा था ट्रैकिया। और ट्रैकिया की जो ओपनिंग है इसका नाम क्या था, इसका नाम था ग्लॉटिस। और हमने आपको बताया था कि ग्लॉटिस के नीचे यहाँ पर पाया जाता है कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स, या इसी लैरिंग्स को क्या नाम दिया, साउंड बॉक्स। अच्छा, आपको पता है ग्लॉटिस के ऊपर ये एपिग्लॉटिस पाया जाता था, क्यों, ताकि डेग्लूटेशन के समय, स्वेलोइंग के समय फूड के पार्टिकल्स ट्रैकिया में न चले जाए, सीधा इसोफेगस में जाए। क्योंकि फूड के पार्टिकल अगर ट्रैकिया में जाते तो ट्रैकिया बंद हो सकती थी, और ट्रैकिया अगर बंद हो जाती तो हम एयर का एक्सचेंज नहीं कर सकते, गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिससे कि हमारे लंग्स तक एयर नहीं पहुंच पाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो याद रखिए कि यहाँ पर देखिए, ये जो हम पाथवे आपको बता रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हमने आपको बताया, नेजल पैसेज से होता हुआ कहाँ पर एयर जाएगी, नेजल चैम्बर में। फिर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, कौन सा पार्ट, नेजोफेरिंग्स हमने बोला। नेजोफेरिंग्स के बाद कहाँ पर, ये ग्लॉटिस से होता हुआ कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में, ये लैरिंग्स में जाएगा। और लैरिंग्स के बाद कहाँ पर, ट्रैकिया में। तो आगे देखिए आप पाथवे, लैरिंग्स के बाद कहाँ पर, ट्रैकिया में। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ट्रैकिया है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर से होता हुआ, फिर यहाँ से चलाया कहाँ पर, ट्रैकिया में। जब ये ट्रैकिया में यहाँ पर आ गए तो इसके आगे हमारा ये थोरैसिक कैविटी है। कौन है, थोरैसिक कैविटी। याद रखना, अब ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल के डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है लेफ्ट और राइट में। कैसे डिवाइड होती है फिर हम आपको फिगर बना के बताएंगे, फिलहाल याद रखिएगा। ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। तो सबसे पहले ट्रैकिया डिवाइड होगी, प्राइमरी ब्रोंकस, फर्दर ये डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकस, और फिर फर्दर ये डिवाइड होगी टर्शियरी ब्रोंकस, और टर्शियरी ब्रोंकस के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद ये जाएगा सीधा एल्वियोलर डक्ट, या जिसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ एल्वियोली। और एल्वियोलर डक्ट के बाद सीधा एयर जाएगी एल्वियोली में। एल्वियोली जो कि होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोली कौन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फिलहाल याद रखिएगा, ये आपको रेस्पिरेटरी पाथवे याद रखना है। एल्वियोली यूनिट है किसका, लंग्स का। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, मतलब कि एयर कहाँ तक पहुँच गई, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स तक पहुँच गई। क्योंकि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है, लंग्स है। तो देखना एयर कहाँ से गई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग से होते हुए कहाँ पर, लैरिंग्स में। और लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है, 9 कार्टिलेज का बना होता है, नंबर में 9, 4 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। फिलहाल आपको नहीं याद रखना, वो उनके नाम नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो 9 कार्टिलेज होते हैं। और ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर हमने पढ़ा ये लैरिंग्स, इसलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। आगे चले तो ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होगी कहाँ पर, एट द लेवल ऑफ, याद रखना, ट्रैकिया डिवाइड्स in left and right primary bronchus at the level of 5th thoracic vertebra। तो याद रखना 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में 26 वर्टिब्री होती हैं। तो 5th थोरेसिक के थोरैक्स वाले रीजन में 12 वर्टिब्री होती हैं। 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर जो हमारी ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस।
कैसे डिवाइड होती है जरा देखना, अभी हम बताएंगे आपको फिगर से। प्राइमरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकस, ये फर्दर डिवाइड होगा टर्शरी ब्रोंकस, ये फर्दर डिवाइड होगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, और आगे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर एल्वियोलर डक्ट। ठीक, अभी देखिएगा ट्रैकिया तक हमने आपको फिगर ये बताया, ये है। उसके बाद का फिगर जरा देखते हैं। ये जो ट्रैकिया है ये हो गया ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड होगी कहाँ पर? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। किस में डिवाइड होगी? लेफ्ट एंड राइट, याद रखेंगे। वैसे जनरली फिगर में ये हमारा राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। फर्दर हम लोग देखते हैं इसके बाद ये डिवाइड होगा, दोनों डिवाइड होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसे इधर भी होगा लंग्स, लेकिन हम यहाँ पर ब्रांचिंग दिखाना है तो देखिएगा ये देखना, ये था ट्रैकिया, ये है प्राइमरी ब्रोंकस, और ये है सेकेंडरी ब्रोंकस। अब ये दोनों सेकेंडरी ब्रोंकस ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, आगे देखना ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे किसमें? टर्शियरी ब्रोंकस, ये किस में डिवाइड होगा फर्दर? टर्शियरी ब्रोंकस में। तो ये देखिए टर्शियरी ब्रोंकस यहाँ तक हो गया, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शियरी ब्रोंकस। इसके बाद क्या? इनिशियल ब्रोंक्यूल, फर्दर ये डिवाइड होगा, फर्दर ये डिवाइड होगा, ये बनेगा इनिशियल इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद क्या आएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आगे देखते हैं, फिर से ये डिवाइड होगा, ये बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली। आगे देखना, ये होगा एल्वियोलर डक्ट, या जिसे हम बोलेंगे डक्ट ऑफ एल्वियोली, और ये होगा आपका एल्वियोली। एल्वियोली मतलब जिसे आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। इतना आप नोट कर ले, इतना बना लें। अब देखिएगा जो एल्वियोली है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कितनी एल्वियोली पाई जाती है? याद रखिएगा 300 मिलियंस एल्वियोली occurs in both lungs। दोनों लंग्स में कितनी एल्वियोली होगी? 300 मिलियंस एल्वियोली होंगी, और यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट? क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ऐसे ही ये जाके ऐसे बनाएगी एल्वियोली, ये जाके एल्वियोली बनाएगी, ये जाके एल्वियोली बनाएगी, ये ऐसे ही जाके एल्वियोली लास्ट में बनाएगी। तो जब एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, यहीं से गैसेस एक्सचेंज होगा, तभी लंग्स का स्ट्रक्चर है और तभी लंग्स का फंक्शन है, इसलिए इसे बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। याद रखेंगे। चलिए ये तो है आपका, ये जो हमने आपको पाथवे लिखा था, ये फिगर आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक यहाँ पर पाई जाती है सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। किस तरह से जरा देखिएगा, इस तरह से
ये इस तरह से पाई जाएगी, याद रखेंगे। कहाँ तक पाई जाएगी ये? इनिशियल ब्रोंकियोल तक। ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग क्यों पाई जाती है? ये जो सी शेप की कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग होती है। इनकम्प्लीट कैसे? याद रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये सीधा हमारी ट्रैकिया है, तो उस ट्रैकिया में इस तरह से पाई जाएंगी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। याद रहेगा, इनकम्प्लीट क्यों बोला? ये सामने की तरफ ऐसे, ये ऐसे कंप्लीट होती हैं, लेकिन अंदर की तरफ ये देखिए खाली है इस तरह से। अच्छा, इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, चिपक जाने से बचाने के लिए। मान लीजिए कोई पाइप है, अगर हम यहाँ बोले ये पानी की पाइप है, चलो जो रबर की पाइप आती है पानी की, यहाँ पर पानी जा रहा है, लेकिन जिस समय पानी कम जा रहा हो, जिस समय पानी मान लो नहीं जा रहा है, उस समय ये जो प्लास्टिक की होती है, ये जो पाइप, ये चिपक जाती है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर जैसे ब्रीदिंग टाइम हमारे रेस्पिरेशन रेट स्लो होता है, तो उस समय ये ट्रैकिया चिपक ना जाए, ये बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, छल्ले जैसी होती है, ताकि वो चिपकने ना पाए। ये काम होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का। कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगी? ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक। तो यहाँ पर देखिएगा, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ब्रोंकियोल तक पाई जाएगी कौन? याद रखेंगे, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। क्यों पाई जाती है कार्टिलेजिनस रिंग? ताकि ये ट्रैकिया कोलैप्स होने से बच जाए, याद रखेंगे। चलिए, ये तो हुआ आपका ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है। हमारे अंदर पेयर्ड लंग्स होता है, 2 लंग्स होते हैं, ऐसा ही इधर होगा और यही सेम स्ट्रक्चर इस लंग्स में होगा। ये जो पेयर्ड लंग्स होते हैं, याद रखना, जो राइट लंग होता है इसके 3 लोब होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है इसके 2 लोब होते हैं। अगर ये राइट लंग के 3 लोब है तो कौन कौन से, जरा हम देखते हैं। ये इस तरह से याद रखना, ये कहलाएगा एंटीरियर लोब, ये कहलाएगा मिडिल लोब, ये कहलाएगा पोस्टीरियर लोब। इनको डिवाइड करने के लिए ये याद रखना, ये होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये होता है ऑब्लिक फिशर। ये है हॉरिजॉन्टल फिशर और ये है ऑब्लिक फिशर। ये डिवाइड करते हैं राइट लंग को 3 लोब में, और जो ये लेफ्ट लंग है ये सिर्फ 2 लोब में। याद रखना, जो हमारे लंग्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और उन मेम्ब्रेन को नाम देते हैं प्ल्यूरा। डबल मेम्ब्रेन कैसे, जरा देखना, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कैसे है, जरा देखते हैं। ये इरेज करते हैं, आपने नोट कर लिया है। ये जो आउटर लेयर है इसे बोलते हैं पेराइटल प्ल्यूरा। ये जो इनर लेयर है इसकी हम बात करें, इसे बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। इन्हें हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इन प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच यहां पर भरा होता है ये भरा होता है प्लूरल फ्लूइड।
ये क्या भरा है? प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। ये जो प्लूरल फ्लूइड है भरा हुआ है, ये लंग सरफेस पर फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है, याद रखना। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। ये रेस्पिरेटरी पाथवे है। हमारे अंदर दो लंग्स हैं, पेयर्ड लंग्स होते हैं। तो लंग्स के ऊपर, दोनों लंग्स के ऊपर ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन का नाम है पेराइटल प्लूरा, इनर मेम्ब्रेन का नाम है विसरल प्लूरा। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। तो इनको डिवाइड करने वाला ये हॉरिजॉन्टल फिशर, ये ऑब्लिक फिशर। तो ये हुआ एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब, याद रखेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा है ये, इसे बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है ताकि लंग्स पर घर्षण न हो, फ्रिक्शन न हो। समझ में आया? आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक क्या पाया जाता है? सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, याद रखेंगे। अब ये आपको फिगर याद रखना है, ट्रैकिया से लेके एल्वियोली तक ये पाथवे आपको याद रखना है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिगर अभी रहने देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए, यहां पर 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन सा? ट्रैकिया से लेके, याद रखना, ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को बोलते हैं फ्रॉम ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, it is called conducting part, कंडक्टिंग पार्ट। कहाँ से? ट्रैकिया से लेके, अब इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रैकिया के से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या कहलाता है? कंडक्टिंग पार्ट। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली, याद रखेंगे। एल्वियोलर डक्ट टू एल्वियोली, ये होता है एक्सचेंजिंग पार्ट। ये कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट क्या है? क्यों बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्यों बोलते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट? क्योंकि याद रखना, जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर, ट्रैकिया से ये एयर गई यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक एयर सिर्फ कंडक्ट होती है, कहीं पर भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। गैस यहाँ से कहीं अगल बगल नहीं जाएगी, वो सिर्फ पाइप में आएगी। इसलिए यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से गैस कहाँ जाएगी? सेल में, O2 सेल में जाएगी, और CO2 सेल से कहाँ आएगी? एल्वियोली में। इसलिए ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? एक्सचेंजिंग पार्ट। क्यों नाम दिया कंडक्टिंग या एक्सचेंजिंग, समझ जाइएगा। क्योंकि एयर यहाँ से सीधा आती है तो यहाँ तक सिर्फ कंडक्ट हो रही, कहीं पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसों का। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सेल में, और फिर सेल से प्रोड्यूस हुई CO2 एल्वियोली में आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंजिंग पार्ट। तो एक्सचेंजिंग पार्ट में क्या होगा? एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहां पर गैसेस का डिफ्यूजन होगा, एक्सचेंज होगा, और यहां से यहां तक कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए इसे बोला कंडक्टिंग पार्ट। अच्छा, याद रखना, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसी इतने स्पेस को बोलते हैं डेड स्पेस। यहां पर जो एयर होती है उसे बोलते हैं डेड स्पेस एयर। तो याद रखना, कंडक्टिंग पार्ट जो होता है इसी को बोलते हैं डेड स्पेस। आगे हम एयर लगा दें। डेड स्पेस एयर क्यों बोला? क्योंकि यहां पर जितनी एयर है उसका यूज कभी नहीं हो सकता। क्यों यूज नहीं हो सकता?
क्योंकि रेस्पिरेशन लगातार हो रहा है, सांस लगातार चल रही है, गैस लगातार यहाँ पर आ रही है, तो ये लगातार आ रही है तो यहाँ पहुँचाती जा रही है, एक्सचेंज तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ये एयर आई, यहाँ पर चली गई, एक्सचेंज हुआ, फिर एयर लगातार तो आ ही रही है ना, तो कुछ ना कुछ एयर यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होगी। अगर इधर से सांस लेना बंद करें, एयर आना बंद हो, तो ये एयर आगे पास हो जाएगी, लेकिन जब इधर से एयर आना बंद हो जाए, इसका मतलब हम सांस नहीं ले पा रहे, इसका मतलब डेथ हो जाएगी, तो हम लिविंग रह ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो एयर होती है उसे बोलते हैं डेड स्पेस एयर, और ये होती है 150 ml। कहाँ से कहाँ तक? ट्रैकिया से लेके कंडक्टिंग टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, पूरा जो कंडक्टिंग पार्ट है यहाँ पर जितनी एयर होगी उससे बोलेंगे डेड स्पेस एयर, क्योंकि इस एयर का कभी एक्सचेंज नहीं होता, ये एयर कभी यूटिलाइज नहीं होती, यूज नहीं होती। आगे चल के हम क्या पढ़ें? एक्सचेंजिंग पार्ट। ये हमने आपको बताया एक्सचेंजिंग पार्ट। ये कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करता है, याद रखना। कंडक्टिंग पार्ट, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या क्या करेगा? कंडक्टिंग पार्ट ऐसे लिखें, इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करती है। दूसरा पॉइंट, इट ह्यूमिडिफाइज द एयर, क्योंकि जो हम लोग एयर बाहर से लेते हैं ये ड्राई एयर होती है, अंदर जाने के बाद उसको ह्यूमिडिफाई, नम कराती है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, यहाँ से याद रखिएगा, हम लोग कोई छान के तो सांस लेते नहीं अंदर कि फिल्टर होके सांस जा रही, कोई डस्ट के पार्टिकल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एयर ले रहे हैं अंदर, उसके साथ पता नहीं कितने डस्ट के पार्टिकल, अनवांटेड मटेरियल जा रहे हैं अंदर, तो वो उस अनवांटेड मटेरियल को, उस डस्ट को क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से, एयर को साफ करता है। कौन? कंडक्टिंग पार्ट। और फिर ये एयर को क्या करता है? ह्यूमिडिफाइज कराता है, नम कराता है, क्योंकि हम लोग जो बाहर से एयर लेते हैं ड्राई एयर होती है। उसके बाद ब्रिंग्स द एयर एट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि जो हम लोग बाहर से एयर लेते हैं, गर्मियों में वो एयर ज़्यादा हॉट होती है, सर्दियों में ज़्यादा कूल होती है, तो अलग अलग टाइम पे, लेकिन हमारे बॉडी का अंदर जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो सेम है। इसलिए जो ये कंडक्टिंग पार्ट है, एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पर लेके आती है, बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करती है एयर को। ये इतना काम किसका है? कंडक्टिंग पार्ट का। तो आप देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपको पता चल गया। अब देखिएगा आगे, ये आपको पूरा हमने बता दिया प्लूरल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ठीक, कौन क्या काम करता है, कंडक्टिंग पार्ट क्या, एक्सचेंजिंग पार्ट क्या है। याद रखना, ये जो हमारा पेराइटल प्लूरा है ये किसके कांटेक्ट में होगा? पेराइटल प्लूरा ये बाहर की तरफ है ना, ये पूरा का पूरा लंग्स हमारा कहाँ पर होता है? अभी हम आपको बताने वाले थोरेसिक कैविटी में होता है। तो ये होता है कांटेक्ट इन या कांटेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। पेराइटल प्लूरा इन कांटेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। जो विसरल प्लूरा है ये याद रखना, कांटेक्ट विद लंग्स, क्योंकि ये अंदर वाली है, ये लंग्स के कांटेक्ट में है। बाहर वाली ये किसके कांटेक्ट में? पेराइटल प्लूरा ये थोरेसिक कैविटी के टच में है, थोरेसिक लाइनिंग के टच में है, याद रखेंगे। अब इसके बाद कंडक्टिंग पार्ट क्या काम करेगा, एक्सचेंजिंग पार्ट क्या काम करेगी, हमने आपको बता दिया। जो हमारा पेयर्ड लंग्स है ये हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। थोरेसिक कैविटी हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। थोरेसिक कैविटी एक एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर का मतलब अगर थोड़ी सी भी एयर अंदर आई या गई बाहर तो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा, हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। और एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है इसलिए थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा। और याद रखना, हमारे लंग्स का हमारे थोरेसिक कैविटी में ऐसा सेटअप है कि अगर हमारे थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज आए तो हमारे लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा ही आएगा। हम लोग डायरेक्टली थोरेसिक सिर्फ पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि हमारा जो थोरेसिक वॉल्यूम है, थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, तो कैसे मिलके बना है वो हमको देखना है।
तो याद रखेंगे अब ये कंडक्टिंग पार्ट में जो एयर होती है डेड स्पेस एयर, याद रखना 150 ml। डेड स्पेस एयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कभी एक्सचेंज नहीं होता। तुम यहां पर बोलेंगे थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म्ड होती है याद रखना, थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड डॉर्सली बाई, पीछे की तरफ, याद रखना पीछे की तरफ बाई वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाई स्टर्नम, सामने की तरफ ये स्टर्नम, लेटरली बगल में बाई रिब्स एंड लोअर साइड बाई डोम शेप डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम। अभी याद रखिएगा ये हमने बनाया था, ये यहाँ पर होता है, ये है थोरेसिक कैविटी। याद रखेंगे थोरेसिक कैविटी में कौन है? हमारा लंग्स। ये नीचे की तरफ कौन होता है? डोम शेप डायफ्राम। बगल कौन है? रिब्स। सामने की तरफ कौन है? स्टर्नम। पीछे की तरफ कौन है? वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री। तो थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड डॉर्सली, पीछे की तरफ कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। भाई कोई भी कैविटी होगी, हमने आपको बक्कल कैविटी बताया था, तो बक्कल कैविटी का फ्लोर बताया था, याद रखेंगे, रूफ बताया था, वॉल बताया था। वैसे ही यहाँ पर थोरेसिक कैविटी है तो पीछे की तरफ इसकी वॉल कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। सामने की तरफ कौन है? ये हमारी स्टर्नम बोन। बगल की तरफ कौन है? ये हमारी रिब्स। और नीचे की तरफ कौन है? ये डोम शेप डायफ्राम। याद रखेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम में चेंज करना है तो हमें थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज करना होगा, क्योंकि एक एयर टाइट चैम्बर है, अगर इसमें थोड़ी सी एयर आई तो यहाँ पर चेंज होगा इसके वॉल्यूम में। तो याद रखना, अगर थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज आएगा तो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा। हमें लंग्स के वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज करना होगा। वी कैन नॉट अल्टर डायरेक्टली द पल्मोनरी वॉल्यूम। याद रखना, as we cannot directly alter the pulmonary volume, मतलब हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम को अकेले चेंज नहीं कर सकते। हमें लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करना होगा। तो थोरेसिक कैविटी कैसे बनी है याद रखना एक बार फिर से, क्योंकि कैविटी है तो चारों तरफ से सराउंडेड होगी। पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, सामने की तरफ याद रखना ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से, आगे की तरफ ये स्टर्नम बोन जिसे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट में। बगल ये रिब्स है, लोअर साइड ये डोम शेप डायफ्राम, इससे सराउंडेड है कौन? हमारा थोरेसिक कैविटी। और फिर से हम आपको बताया, एक बार तीसरी बार बता रहे हैं कि थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज आए तो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम में चेंज लाना है तो थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज लाना होगा। हम लोग डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, लिखा है एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इतना हुआ आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हेडिंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इतना अगर हम देखा जाए तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, याद रखिएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज,
नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, ग्लॉटिस से होता हुआ कहाँ पर, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। अच्छा, लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए उसे हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। फिर ट्रैकिया हमारे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर किस में, सेकेंडरी ब्रोंकस, वो फर्दर टर्सरी ब्रोंकस, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर लास्ट में एल्वियोली। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को क्या बोला, कंडक्टिंग पार्ट। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली क्या बोला, एक्सचेंजिंग पार्ट। वर्चुअल डिफ्यूजन वहीं पर होता है गैसेस का। कंडक्टिंग पार्ट में सिर्फ एयर कंडक्ट की जाती है, वहाँ पर जाती है, कभी एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए उसको वहाँ पर जितनी एयर पाई जाती है जिसे हमने वो बोला डेड स्पेस एयर। अच्छा, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है, जो कि सामने की तरफ कंप्लीट और अंदर की तरफ इनकम्प्लीट रिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैकिया कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद जो कंडक्टिंग पार्ट है क्या क्या काम करती है, कंडक्टिंग पार्ट एटमॉस्फेयर से एल्वियोली तक एयर को लेके आती है, एयर को फॉरेन मटेरियल से क्लियर करती है, एयर को ह्यूमिडिफाई कराती है और एयर को ब्रिंग्स द बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन रखती है। याद रखना। उसके बाद हमने आपको लंग्स बताया। लंग्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को पेराइटल प्लूरा, इनर वाली मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि लंग सरफेस पर फ्रिक्शन से बचाता है। याद रखना, इसी के बीच यहाँ पर हमारा हार्ट पाया जाता है और ये जो स्पेस होता है खाली हार्ट के ऊपर दोनों लंग्स के बीच, इसे हम लोग बोलते हैं मेडियास्टिनल स्पेस। फिलहाल नाम आपको याद नहीं रखना, इतना याद रखना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज के लिए यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के साथ। थैंक यू।